नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लेके है, या आईजेटी एयरक्राफ्ट को लेके है। अब जैसे कि अभी इंडियन एयरफोर्स को एक इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है और इसके लिए अभी हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि इम्पोर्टेड एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए अभी एचएएल की तरफ से एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का फैसला किया गया था, जिसको मेनली हमारे सेकेंड स्टेज की पायलट्स को या ट्रेनी पायलट्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब किसी भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट को रेगुलर सर्विस में शामिल करने से पहले उसको 6 टन स्पिन ट्रायल को कंप्लीट करना पड़ता है और ये इंडियन एयरफोर्स का एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। ऐसा पहले भी STD-40 एयरक्राफ्ट के साथ होता हुआ आप देख चुके हैं, लेकिन STD-40 की बात करें तो एक बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, लेकिन IJT की बात करें तो ये इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जिसको लेवल 2 स्टैंडर्ड की पायलट्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी शुरुआती डेवलपमेंट के दौरान इसकी एरोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक में कुछ इशू सामने आ गए थे, जिसके बाद इसकी रडर सेक्शन को और टेल सेक्शन में कुछ बदलाव किया गया था। उसके बाद ये कुछ बेसिक ट्रायल को कंप्लीट कर चुका था, लेकिन अभी एचएएल की तरफ से ट्वीट करके बताया गया कि एचएएल की इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट ने सफलता के साथ अपनी 6 टन स्पिन ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें रशियन ओरिजिन AL-55I इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि 17 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट कर रहा है। लेकिन आगे चल के हमारी इंडिजिनस STFE-25 इंजन को इसमें इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, जो कि बेशक इससे ज़्यादा थ्रस्ट को प्रोवाइड करने वाला और लगभग 25 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को प्रोवाइड करने वाला है। और अभी एचएएल की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को यूजर ट्रायल के लिए भी इंडियन एयरफोर्स को ऑफर करने की बात की गई है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको टेस्ट किया जाएगा, जिसमें स्पीड, अल्टीट्यूड और जी फैक्टर जैसे पैरामीटर को टेस्ट करने की उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन स्पिन ट्रायल के कंप्लीट होने के बाद ये इंडियन एयरफोर्स की बेसिक रिक्वायरमेंट के अंदर वैसे ही फिट हो चुका है। अगला अपडेट S-400 सिस्टम को लेके है। आप सभी जानते हैं कि भारत को S-400 सिस्टम को दिसंबर 2021 में डिलीवर करना शुरू कर दिया गया था और अभी तक भारत को इसकी लगभग 2 रेजिमेंट को डिलीवर कर दिया गया है। ऐसे में भारत की तरफ से भी इसकी एक रेजिमेंट को पंजाब सेक्टर में डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है और 2022 की फरवरी तक भारत की तरफ से अपनी S-400 सिस्टम को पूरी तरीके से वहां पर डिप्लॉय कर दिया जाएगा और उसको एक्टिव कर दिया जाएगा। अब जैसे कि S-400 सिस्टम की काबिलियत आप सबको पहले से मैंने बता रखा है और कई बार बताया कि अगर इसको पंजाब सेक्टर में हम लोग डिप्लॉय करते हैं तो ये मोस्टली पाकिस्तान के अंदर लगभग 200 से 300 किलोमीटर अंदर तक जाकर नज़र रख सकता है। और ऐसे में अगर पाकिस्तानी एयरवेज से, यानी कि पाकिस्तान के अंदर से कोई भी पाकिस्तानी फाइटर जेट एयरवेज से टेक ऑफ करता है तो वो हमारे S-400 सिस्टम के रडार में आ जाएगा और स्ट्राइक रेंज के अंदर आ जाएगा, जिस वजह से जंग जैसे हालात में पाकिस्तान के लिए अपने फॉरवर्ड एयरबेस में से फाइटर जेट को टेक ऑफ कराना बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है। इसी वजह से अभी पाकिस्तान की तरफ से भारत की S-400 सिस्टम को काउंटर करने की अपने तरफ से कई तरीके का सफल कोशिश किया जा रहा है और पाकिस्तान की DG ISPR की तरफ से स्टेटमेंट इशू किया गया कि वो अभी भारत के रफेल और S-400 सिस्टम को काउंटर करने के लिए अपने तरफ से काउंटर डिप्लॉयमेंट वगैरह कर रहे हैं। अब बदले में तो पाकिस्तान के पास कुछ खास है नहीं जिससे वो अभी S-400 सिस्टम को काउंटर कर पाएंगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अभी चाइना से हाल ही में एक्वायर किए गए अपने HQ-9 सिस्टम को बॉर्डर में डिप्लॉय कर रहा है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 90 से 100 किलोमीटर के बीच होने की उम्मीद किया जा रहा है। और साथ ही वो अपनी LY-80 सिस्टम को भी बॉर्डर के आसपास डिप्लॉय कर रहे हैं, जो कि एक शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। लेकिन अगर इनको S-400 सिस्टम के साथ कंपेयर किया जाए तो ये S-400 के मुकाबले कोई भी एडवांटेजेस को पाकिस्तान को नहीं देने वाले हैं। अगला अपडेट रफाल M को लेके। अब सबको 2-3 दिन पहले मैंने बताया था कि इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपने कैरियर बेस्ड फाइटर जेट के लिए रफाल M की नेवल वेरिएंट को टेस्ट करने का फैसला किया गया था, जिसकी टेस्टिंग अभी शुरू कर दिया गया है। अब यहाँ पर पहले हमारे कैरियर बेस्ड फाइटर जेट के लिए जो टेंडर फ्लोट किया गया था उसमें 57 कैरियर बेस्ड फाइटर्स को खरीदने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी इसको बस 26 तक रिड्यूस कर दिया गया, जिसका मतलब साफ है कि अभी सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। अब वैसे देखा जाए तो हमें फिलहाल के लिए कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि पहले ही हमारे MiG-29 जो है वो हमारे दोनों कैरियर से ऑपरेट कर सकते हैं।
वो बात अलग है कि इनमें काफ़ी सारे इशू सामने आते हैं, इंजन को लेके इशू आते हैं या इनकी स्पेयर पार्ट को लेके इशू आता है, जिस वजह से नेवी उनको 2032 के बाद रिटायर करने वाला है और उनको अभी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर से रिप्लेस करने का प्लान किया गया। लेकिन फिलहाल के लिए सभी काफ़ी नए एयरक्राफ्ट हैं और इनको मॉडर्न स्टैंडर्ड में अपग्रेड करके इंडियन नेवी अपनी INS विक्रमादित्य में और INS विक्रांत में इसको इस्तेमाल कर रही है। और अभी विक्रांत से जिन MiG-29 के फाइटर जेट को ऑपरेट किया जाने वाला है वो रिलेटिवली नए एयरक्राफ्ट है। तो अभी अगर किसी एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए हम इंपोर्टेड फाइटर जेट को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो में भी हमें एक महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि आगे चल के 10 सालों के बाद हमारा खुद का नेवल फाइटर तैयार होने वाला है जो कि रफाल M के मुकाबले बेहतर होने वाला है। और ये स्टेटमेंट अभी तेजस की नेवल वेरिएंट के टेस्ट पायलट की तरफ से दिया गया है। और अभी अगर इस टेंडर को फाइनल भी किया जाता है तब भी इसको फाइनल करके हमको नए फाइटर जेट डिलीवर करने में कम से कम 2026 से 2028 तक का टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पर अगर रफाल M को टेस्ट करने के लिए कोशिश किया जा रहा है तो एक बात तो तय है कि अगर नेवी एक कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को यहाँ पर सिलेक्ट करने की कोशिश कर रही है तो F-18 के मुकाबले हमारे लिए रफाल एक बेहतर ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि उसके लिए पहले से हमारे पास सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जबकि F-18 के लिए हमको अगेन सभी वेपन पैकेज को अलग अलग करके खरीदना पड़ेगा, जो कि आगे चल के हमारे लिए महंगा साबित हो सकता है। और अगर सिर्फ 26 F-18 को हम लोग खरीदते हैं तो ये वैसे भी हमको महंगाई पड़ने वाला है। लेकिन अगर रफाल को खरीदने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास पहले भी रफाल मौजूद है तो इतना ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। लेकिन एक और बात यह भी है कि अगर इस नए फाइटर जेट की टेंडर को INS विक्रांत के लिए इशू किया गया है तो मे भी INS विक्रांत को आगे चल के कुछ मेजर रिफिट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रफाल और F-18 विक्रांत की लिफ्ट में ऑपरेट करने में थोड़े बहुत दिक्कत दे सकते, क्योंकि वैसे तो रफाल M की जो विंग्स है उसको फोल्ड नहीं किया जा सकता है और F-18 काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट है, जिस वजह से INS विक्रांत की जो लिफ्ट है इसमें काफ़ी टाइट फिट होने वाले हैं, जिस वजह से इनको ऑपरेट करने में दिक्कतें सामने आ सकती है, जिस वजह से इसकी लिफ्ट को यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश किया जा सकता है। नहीं तो विक्रांत से MiG-29 को ऑपरेट करके रफाल को INS विक्रमादित्य पर शिफ्ट किया जा सकता है। अब अभी तक हर जगह पर इस नए टेंडर के साथ ISC-1 यानी कि INS विक्रांत का ही नाम लिया जा रहा है, लेकिन जब तक ऑफिशियली ये बयान नहीं आता है कि जो नया टेंडर फ्लोट किया गया और 26 नए कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसके लिए रफाल M और F-18 की टेस्टिंग चल रही है, तो इसको किस एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए टेस्ट किया जा रहा है, तब तक ये बहुत सारे कंफ्यूजन को क्रिएट करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।